अस्सलामुअलैकुम। कैफ 5 FAR 2 की बिस्मिल्लाह हमने कर दी है जी। लेक्चर 1 है आज हमारा। और आपको तो अब माशाल्लाह पता ही है, ये 1 के आगे फिर एक ज़ीरो आता है, फिर एक वक्त आता है 2 ज़ीरो आते हैं, फिर एक वक्त आता है तो 115-20 तक जाके ये तकरीबन गेम हमारी जो है वो बंद होती है। अराउंड 115 लेक्चर बच्चों को बोला करता हूँ, ठीक है। 115 से प्लस माइनस 2000, नॉर्मली प्लस ही हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल पढ़ना आसान है, पढ़ाना आसान है। अब मेरे लिए मैं आपको बता रहा हूँ, FAR 1 के तकरीबन मेरे पास बच्चे बैठे हुए हैं या घर पे भी बैठे हुए हैं, तो मुझे आपको पढ़ाना आसान है और आपके लिए भी ये पढ़ना आसान है। मुझे आपको समझाना आसान है, आपके लिए भी समझना आसान है, क्योंकि अब आपको भी पता है कि कौन है जिसके साथ हमारा मुकाबला है ठीक है ना। और दूसरी बात जो स्टैट्स बताते हैं वो भी बड़े फेवरेबल हैं कि FAR 2 के अंदर 40% से ऊपर रिजल्ट है पासिंग का। वही बच्चा जो FAR 1 में 25% के आसपास फिर रहा है, वो आगे आके क्योंकि जो उधर से निकल आया है वो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आगे भी चलता चला जाएगा, ठीक है। और आप इंशाल्लाह वहाँ से निकल आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। आपकी शक्लें और आपके हालात यही बता रहे हैं ना जी। सारे चेहरा पढ़ के क्या कैसे वो शेर, हालात ना पूछ कुछ ऐसा है ना, तो चेहरे बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह के कल गुजरा है पेपर, अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो FAR 2 के अंदर भी सेम पैटर्न है पर्चे का, 100% सेम पैटर्न है। पेपर पैटर्न सवेरदा में एको पैटर्न, इन तीनों पेपर्स मेरे जो FAR 1 CMA R2 पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो अब मैं वो कॉपी पेस्ट ही कर लेता, चलो खैर अब वो ढूंढना पड़ेगा, ये वो पता नहीं मैंने कहाँ लिखा था। तो पेपर पैटर्न जो है वो वही सेम है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। आपके 2 सेक्शंस हैं, A और B। सेक्शन A के अंदर 6 सवाल आते हैं, एग्जैक्ट आई कैप फॉलो करता है इस फॉर्म इस पैटर्न को बिल्कुल, ठीक है जी। सेक्शन A के अंदर 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी। और इसके मार्क्स होते हैं मैक्सिमम अप टू 10%, 10% कह रहा हूँ, मार्क्स 10, ठीक है जी। और इसके अंदर एक सवाल MCQ का भी होता है, ठीक है जी। CMA के अंदर ये MCQ वाला सवाल नहीं होता, उसमें 6 सवाल शॉर्ट होते हैं। यहाँ पे भी 6 शॉर्ट सवाल हैं, लेकिन इसमें 10 नंबर के पाबंदी के साथ आए क्या पूरे 10 नंबर के MCQs पूछता है। अभी हम अपना एग्जाम पैटर्न देखते हैं, ठीक है, आपको नज़र आएगा। सेक्शन B के अंदर बिल्कुल इसी तरह से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है जी। तो पेपर पैटर्न सेम है। और अब आपके साथ क्या ये बात करूं मैं, हैं जी। अब आपको मैं क्या बताऊं कि ये चैलेंजेस तो यहाँ पर सेम ही हैं कि सिलेबस, लेकिन यहाँ पर ये शदीद ख़तरनाक चैलेंज है जो नंबर 1 चैलेंज में बताता आ रहा था। असल में ना हमारे IQ के पर्चे के अंदर ये चैलेंज तो है ही हर पर्चे के अंदर कि सिलेबस इसका लेंथी है, लेकिन अभी तक कैफ में जितने पर्चे आपने पढ़े हैं उनमें FAR 2 का सिलेबस सबसे ज़्यादा लेंथी, मुश्किल नहीं है। आप कहोगे कि ये क्या है, हम तो इंट्रो में इससे ज़्यादा परेशान थे, इतनी आसानी। इंट्रो ज़्यादा R1 से ज़्यादा R2 में इस्तेमाल हो रही होगी, ठीक है, आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। मसला है छोटी छोटी चीज़ें और बहुत ज़्यादा चीज़ें, दैट्स इट। वरना ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको समझ ना आए, आपको हर चीज़ समझ आएगी, आपको हर चीज़ आसान लगेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें बढ़ती जाएंगी। जैसे अभी हम IS 38 स्टार्ट करेंगे। IS 38 IS 16 का भाई है, बिल्कुल इंटेंजिबल एसिड्स का स्टैंडर्ड है। इजी नहीं लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दफ़ा भी 8 नंबर का सवाल आया है, टेस्ट करता है ICAP, ठीक है। IS 38 के बाद हम IFRS 16 लीजेस का स्टैंडर्ड शुरू करते हैं, जिस पर हमारे कोई 15 के आसपास कुछ ज़्यादा ही उससे लेक्चर्स लग जाते हैं।
अब 15 लेक्चर्स में जो पढ़ा तो खुद सोचो कितनी चीज़ें होंगी उसके अंदर, ठीक है। जब पढ़ रहे होते हैं ना तो यस सर ओके IFRS 16 एवरीथिंग इज ओके, हम सब कुछ याद है, हमें हर चीज़ हमारी टिप्स पे है। तो कब तक IFRS 16 ख़त्म होता है, एक दो छोटे छोटे, अब जैसे ये ईदों वाला सेशन है, इसके अंदर तो ब्रेक्स ही बड़ी है ना, 3 तो ब्रेक्स हैं इसके अंदर, मतलब 2 ईदैन हैं और फिर एक मुहर्रम की भी 2 छुट्टियाँ हैं। तो चलें मुहर्रम की छुट्टियाँ तो 2 हैं कह लें, कई बच्चे नहीं जाते, फंसा ही लेता है बंदा उनको किसी टॉपिक के अंदर, लेकिन ईदों पे तो सब ने घर जाना ही है। तो ये कोई 4-5 दिन 5 दिन 6 दिन लग जाते हैं, तो उसके दरमियान में कोई ऐसा टॉपिक कोशिश होती है कि ना हो, कि जो ईद से पहले चल रहा और ईद के बाद चलता जाए। तो ये प्लानिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है हमें। तो कोई छोटे टॉपिक्स होते हैं ये जिनको स्टपनियाँ कहा जाता है। IS 21 एक छोटा टॉपिक है, IS 41 एक छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। पर्चे में सवाल इस दफ़ा मैं दिखाता हूँ अभी आपको पैटर्न, जब वो पर्चा दिखाता हूँ ना, सवाल उसने इंडिपेंडेंट पूछा, उसमें से टॉपिक छोटे हैं, ठीक है। तो कैसा हो पेपर तुम्हारा भाई FAR 2 का? IS 41 छोड़ के गए थे? क्या छोड़ के गए थे ज़रा बताना। छोड़ा कुछ नहीं था, फिर पास भी हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपने भी ये करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। तो छोटे टॉपिक्स हैं, बहरहाल वो बीच में हो जाएं। मेरी ये कोशिश होगी कि ईद के दरमियान में कोई टॉपिक चल ना रहा हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा हो भी तो ऐसा हो कि बस टॉपिक पूरा था, कोई थोड़ी एक आधी दिन की प्रैक्टिस रहती थी, ऐसा कुछ रहता हो तो रहता हो। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि IFRS 16 आपने किया, सब याद, IS 41 21 हुआ, IS 12 पे पहुंचे, डेफर टैक्स, ये भी एक बड़ा दूसरी बड़ी बला IFRS 16 के बाद अब ये शुरू हुई। अब ये एक अपनी दुनिया है, अब इस दुनिया में आप चले और ऐसे खो गए कि आपको पता ही ना चला कि कुछ और भी होता था। और फिर जब कोई 1 महीना गुजरा ना IFRS 16 पड़े हुए, तो फिर आवाज़ें आना शुरू हो गई, सर लीज तो याद ही नहीं है, सर लीज तो भूल सा गया है, सर ये प्रॉब्लम असल में यहाँ पर है। तो उसका हल जमात इस्लामी, उसका हल जो है रिवीजन है, रिवीजन, ठीक है। जब कोई टॉपिक पूरा हो जाए तो उसके आगे वाले जो वीकेंड्स होते हैं, उन वीकेंड्स में से किसी एक टॉपिक को एक वीकेंड पे, जैसे CMA में आपको या R1 में आपको बताया जाता था, यहाँ पे ज़्यादा शिद्दत से आपको ज़रूरत है कि आप मिसाल के तौर पे IS 12 कर रहे हैं, 1 महीने की क्लासेस हो गई हैं, बड़ी ईद के करीब पहुँच गई है क्लासेस आपकी, और किसी एक वीकेंड पे आप बैठे हैं और आपको याद आया वो IFRS 16 भी किया था। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है, रिवीजन प्लान लास्ट सेशन वाला ही मैं आपको दे दूंगा, जिसमें आपने सिर्फ वो मार्क्स क्वेश्चन जो हैं वो टिक कर लेने हैं जो आपकी क्लास में हो चुके हैं और उसमें पढ़े हुए हैं, बस वो लगा करके लिख लेने हैं, और किसी एक वीकेंड पे बैठ के एक सिटिंग में उस एक टॉपिक के पूरे सवाल कर देने। फिर अगले वीकेंड पे कोई और टॉपिक, फिर अगले कोई और, फिर उसके बाद आगे जाके तीसरे चौथे वीकेंड में फिर IFRS 16 पकड़ लिया। ये करेंगे तो बच जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। फिर कभी भी ये मसला नहीं होगा। आखिरी महीने में भी जाके आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ये नहीं डालेगा, क्योंकि आपने 3-4 पेपर रखे होते हैं, ये क्वालिफाइंग अटैम्प्ट होती है बच्चों की नॉर्मली के F5 के साथ, ठीक है। तो आपने डे 1 से इसको इस लेवल पे लेके चलना है कि बैलेंस लेकर चलें। 4 पेपर रखें तो 4 पास हों, 3 रखें तो 3 पास हों, वो तभी होंगे जब डे 1 से बैलेंस लेकर चलेंगे आप, ठीक है। तो मसला क्या बताया आपको, लेंथी है सिलेबस, ठीक है जी। तो लेंथी सिलेबस का हल हमारे पास और तो कुछ नहीं है, हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी करते हैं और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ पर फोकस भी करते हैं। सिलेबस लेंथी है, बहरहाल ये एक चैलेंज है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही पता लग जाएगा आपको कुछ अर्सा चलने के बाद। चीज़ें आसान हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। तो रिटेन रखना है इनको कोशिश करके, ठीक है। और पेपर जैसे ICAP का हर पेपर लेंथी होता है, ये भी है, ठीक है। तो लेंथी पेपर है लेकिन इससे लड़ाई करने का आपको तरीका बता दिया गया है, ठीक है। तो लेंथी पेपर को कैसे टैकल करना है ये अब आपको पता है, ओके जी, वो सही है। तो ये चैलेंजेस हैं। बहरहाल आपकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस होती है, मार्क्स इंटू 1.8 करके आप हर सवाल, ज़िंदगी का हर सवाल आपने अब ऐसे करने की ठान ली हुई है, ठीक है। FAR 1 का पेपर देखने के बाद कि सारा पेपर आता भी है। कौन बोला अभी पूरा नहीं हुआ था? कौन बोला था अभी यहाँ पूरा नहीं हुआ था? हाँ, वो भाई का पूरा नहीं हुआ। अब माशाल्लाह से अच्छे खासे, आप तो FAR 2 के पेपर की बात करें ना, मैं तो R1 वालों से पूछूँ, यहाँ तो R1 वाले देख के बैठे, ठीक है। R1 पास हो गया, इनका भी हो जाएगा पास इंशाल्लाह। लेकिन मसला तो हुआ ना, सब कुछ आते हुए भी पर्चा रह जाता है कुछ ना कुछ। बंदा कहता है कि यार ये कैसे हो सकता है, मुझसे ये रह गया, सारा पर्चा आता था और जो रह गया वो भी आता था, टाइम ने, वो कहते हैं वक्त ने साथ नहीं दिया, ठीक है। तो वो कोशिश करें मार्क्स इंटू 1.8 अपनी हर प्रैक्टिस का हिस्सा भी यही रखें, ताकि आपकी एक आदत बन जाए कि आप टाइम फ्रेम में रहते हुए कोई भी चीज़ करने के आदी हों, कोई भी सवाल करने के आदी हों, ठीक है। अच्छा जी, बाकी अब थोड़ा सा
इसके सिलेबस की बात करें तो जैसे आई कैप का सेट पैटर्न है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आई कैप जो है पूरे सिलेबस को 3 ग्रेड्स में बांटता है। यहाँ पर भी 3 ग्रेड्स में आई कैप ने इसको बांटा हुआ है, ठीक है जी। पहली ग्रेड प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 25 से 35 नंबर का ये ग्रेड है आपका, ठीक है जी। और इसके अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जो आपने कभी इंट्रो में बनाई थी, FAR 1 में भूल गए, सिर्फ एक्सट्रैक्ट से गुजारा चलाते थे हम। नई स्कीम चूंकि 28 फरवरी तक नहीं आ सकी, तो अब बहरहाल अगली बार तो आ ही जानी है, ये आखिरी अटैम्प्ट ही है आपकी पुरानी स्कीम में। तो अगर वो नई स्कीम आ गई होती तो उसमें वो फाइनल अकाउंट्स इंट्रो में चला जाता, आप उससे बच गए होते हैं। कुछ चीज़ें, सॉरी इंट्रो कह रहा हूँ, FAR 1, और कुछ चीज़ें FAR 1 से यहाँ आ गई होती, पड़ी हुई आपके साथ आ जाती हैं, बड़ी मौज लग जानी थी आपकी, है ना। रेशोज वहाँ से इधर आना था, EPS ने आना था, और यहाँ से फाइनल अकाउंट से उधर चला जाना था, तो बड़े बड़े फ़ायदे थे। यहाँ से कुछ और ICE 38 आई थिंक चला जाना है, अब मुझे अब याद नहीं, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने देखा था उसको, नई स्कीम के जो सिलेबस उन्होंने में शेयर किया था। तो बहरहाल आखिरी अटैम्प्ट है पुरानी स्कीम में, तो फाइनल अकाउंट सभी यहाँ पर ही है। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक है आपकी ज़िंदगियों के लिए। खैर, तो फाइनल अकाउंट्स जो आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाया करते थे, अब वो पूरी आबोताब के साथ आएगी। इस फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक के अंदर आपके FAR 2 वाले टॉपिक्स तो हैं ही हैं, इसमें आपके डिस्क्लोजर सिर्फ स्टैंडर्ड्स वाले रिक्वायर्ड नहीं होंगे, आपका जो लोकल लॉ है कंपनीज एक्ट, उस कंपनीज एक्ट के जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हैं वो भी आप पढ़ेंगे। और वो भी इस दफ़ा भी आई कैप 6 से 8 नंबर का सवाल फाइनल अकाउंट्स में उसी का ही आया हुआ था, शेयर कैपिटल का नोट बना दो, डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो ये फाइनल अकाउंट्स के लिए ये 2 चैप्टर्स हैं, 10 और 11 दोनों। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IS 1, ये स्टैंडर्ड के मुताबिक जो आपने सीखा हुआ था, अब ये FAR 2 के टॉपिक से समेत आ जाएगा। जाहिर है लीज पढ़ोगे तो लीज फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी आ सकती है एडजस्टमेंट, IS 12 पढ़ोगे तो आ सकती क्या है, आती है, फाइनल अकाउंट्स में भी उसकी एडजस्टमेंट आएगी। IS 41 पढ़ोगे वो मिक्स करेगा इसके साथ IS, जैसे आप इंट्रो के अंदर एक्रूअल पढ़ते थे, बैड डाउटफुल डेट पढ़ते थे, डेप्रिसिएशन पढ़ते थे, तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर और क्या होता था, वही सारे टॉपिक्स इकट्ठे हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं FAR 2 के अंदर पढ़ने हैं, वही फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपके आ सकते हैं लॉन्ग फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद बहुत ही मशहूर ज़माना जिसका नाम आपने सुन रखा होगा टॉपिक है जी कंसोलिडेशन। ये दोनों मिलकर ही कंसोलिडेशन कहलाती है। एक सब्सिडरी की अकाउंटिंग है, दूसरी एसोसिएट की अकाउंटिंग है। स्टैंडर्ड्स इस पे 3 स्टैंडर्ड लगते हैं, 3 और 10 कंसोलिडेशन पे और IS 28 एसोसिएट की अकाउंटिंग पे। लेकिन ये भी अगेन इकट्ठा एक टॉपिक करके पढ़ा जाता है। तो ये बेसिकली 2 टॉपिक्स हैं और इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर कमोबेश 35 से 40 35 लेक्चर तो लग ही जाते हैं। प्रैक्टिस बी पार्ट्स के अलावा मैं कह रहा हूँ 30 से 35 लेक्चर्स इन 2 पे लग जाते हैं। लेकिन कोई इतना मतलब ये कि बुरी बात भी नहीं है, आप इसकी वेटेज तो देखें। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये तो अच्छी बात है कि आपके 2 टॉपिक्स अच्छे तैयार किए आपने और आपको वेटेज कितनी मिल गई। अभी दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ से थोड़ी सी नज़र मार ही लें, इसको देखें ज़रा, ये देखें, ये अपनी ग्रेड को फॉलो करता है और यहाँ पे अच्छा खासा एक बार निकल भी गया था, 38 की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये 25 नंबर आपका तैयार हो जाए 30 से 35 लेक्चर्स में, तो ये कोई घाटे का सौदा है, क्या ख्याल है, ठीक है। वही है, थोड़े 2-4 जैसे 100 नंबर की तैयारी करनी है तो 117-18 लेक्चर्स हम पढ़ते हैं। हाँ, पार्ट बी को ना गिना करो, वो तो ऐसे ही होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है एक्स्ट्रा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम कंसोलिडेशन कर लेंगे तो कंसोलिडेशन ख़त्म हो जाएगी। अब एसोसिएट के चैप्टर के पास पेपर हैं, 9 या 10 पास पेपर हैं। आज बैठे बैठे जल्दी करें, पास पेपर्स हैं IS, मैं तुम चौकीदार हो गया, दरवाज़ा देखोगे, इधर देखते रहना है, ठीक है। अच्छा, तो IS 28 के 9 से 10 जो पास पेपर्स हैं, हैवी किस्म के बड़े बड़े पास पेपर्स, ठीक है। अब वो सारे उस नॉर्मल क्लास में नहीं होंगे, अब वो सारे पार्ट बी में कैसे चलेंगे वो मैं आपको करवाऊँगा, लेकिन नॉर्मल क्लास में कैसे करें, और ना करें तो कहाँ जाएँ। आई कैप तो हर दफ़ा नया कट्टा छोड़ देता है बीच में पेपर के, हैं जी। अब वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आज से 10 साल बाद जब आप यहाँ बैठे पढ़ा रहे होंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें आपके पास पहुँच चुकी होंगी, आप और ज़्यादा परेशान होंगे हमसे भी ज़्यादा, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल उसमें यह है कि आपको 30 से 35 लेक्चर्स इस पर लगते हैं, लेकिन अच्छा खासा एरिया आपको मिल जाता है, आसानी है, ठीक है। खैर, उसके बाद अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स है, इसमें इंटेंजिबल्स हैं, IS 41, IFRS 9 और लीजेस। अब
मुश्किल नहीं है, ये भी आपको बड़े पसंद होंगे टॉपिक, सारे हो जाने वाले टॉपिक्स हैं और 25 से 35 नंबर की ग्रेड इनकी भी, इतने मार्क्स के ये भी हैं। ठीक है, IS38 जो हम आज स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। आगे 41 एग्रीकल्चर का बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है, बकरियों का, भेड़ों का, कटों का, वछों का, दरख्तों का, पत्तों का, ये स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड है, ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है, मेरा तो फेवरेट है। ठीक है जी, आपका भी फेवरेट हो जाएगा इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फुल फ्लैज नहीं है, फाइनल में फुल फ्लैज पढ़ेंगे आप, लेकिन एक आसान लेवल तक आपके पास इस सिलेबस में है और ये भी नॉर्मली रेगुलरली टेस्ट होने वाला ही टॉपिक है, पर बड़े टॉपिक्स में नहीं आता, नॉर्मली छोटे टॉपिक्स में ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन ही इसके आते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल में से शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछता है। लीजेज में से नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी शॉर्ट की तरफ भी चला जाता है। अब ये 4 टॉपिक्स हैं और मिला जुला के मैं कह सकता हूँ इनमें तकरीबन उसी तरह से 30 से 35 40 35 के अराउंड लेक्चर्स इसमें भी लग जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका एक बड़ा एरिया आता है और इसकी वेटेज भी ऐसे ही बड़ी है, 35 से 45 मार्क्स की। अच्छा, दूसरे की वेटेज देख लें कि उसने क्या किया। अब उसने 25 से 35 वाले ग्रिड के अंदर आपने देखा तो ये लोअर साइड के ऊपर ही रह रहा है, लोअर साइड पे है ग्रिड की, एक बार बस इसने ग्रिड को मीट किया था, वरना लोअर साइड के ऊपर चल रहा है। ठीक है, इधर फिर हायर जाएगा, जाहिर सी बात है। बहरहाल इस ग्रिड के अंदर आपके 35 से 45 मार्क्स हैं और ढेर सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है जी, IAS 10 एंड 37 थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट फाइनल अकाउंट जब खत्म करते हैं हम, उसके बाद IAS 37 10 शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आई थिंक IFRS 15 ही रह जाएगा रेवेन्यू का स्टैंडर्ड, जो एंड पे जाके करते हैं। तो ये आखिर में होने वाले टॉपिक्स में से एक टॉपिक है और 10 एक दिन इस पर भी लग जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट IFRS 15, हर अटेम्प्ट में इसका सवाल रेगुलरली आ रहा था, मोर देन 10 मार्क्स का आ रहा था, अराउंड 15 मार्क्स कह लें, 10 से 15 नंबर के दरमियान सवाल आ रहा था और अमेजिंगली इस बार सवाल नहीं आया। तो आपके लिए तो खतरे की टल्ली बज चुकी है कि पहले तो फिर नहीं आया था, अब तो आवे के आवे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये एंड में कर रहे होते हैं, इसकी खूब प्रैक्टिस भी करते हैं और टैकल भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है अगर आप एंड तक जमे रहें तो। वैसे अब आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जब आपको कहा जाएगा घर जाएं तभी जाइएगा, क्योंकि आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, जो बच्चे एंड तक रुके थे अंदाज़ा तो हो गया होगा उनको कि एंड तक रुकना ही बचा गया और सेफ साइड पे ले गया आपको। ठीक है, तो चीज़ें होती हैं, वो जो है ना, वो एंड पे जाके जब आपकी कंक्लूजन हो रही होती है चीज़ों की, तो छोड़ना नहीं। तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि जब आपको कहा जाए आपने जाना है तभी आपने जाना है। जैसे IFRS 15 है, ये एंड पे हो रहा होता है, ये नॉर्मली सबसे एंड पे इसकी बारी आती है। तो अब इतना एक्सपेक्टेड टॉपिक है, जो अब इसका हाई रिस्क टॉपिक हो गया ना अब ये, क्योंकि एक रेगुलरली आने वाला टॉपिक है इस ग्रिड में से, और वो इस दफ़ा इस तरह टेस्ट नहीं हुआ, बस कुछ एक MCQs आ गए, तो परेशानी तो होती है ना उसको देख कर। ठीक है, खैर उसके बाद अगेन छोटा टॉपिक IAS 21, 4 एक दिन 5 दिन लगाते हैं इसको, ये भी एक स्टपनी है, कहीं पे यूज़ कर लेंगे, कहीं पे कोई टॉपिक चलता हुआ ख़त्म ना हो रहा हो, बीच में ईद आ जाए या कुछ इस तरह का मामला हो, तो ये यूज़ हो जाता है। आसान टॉपिक है। अगेन इनकम टैक्सेस एक बड़ी बला है, ये भी तकरीबन आपके अराउंड 15 दिन इससे ऊपर भी ले सकता है। इसमें से भी पक्का सवाल आता है, पिछली बार नहीं आया था, रिसेंट टाइम में फिर आ गया हैवी किस्म का सवाल, और ये रेगुलरली आता है। एक आधी बार मिस हो जाने से ये नहीं कह सकते कि अब आपकी बार नहीं आएगा, अभी आपको दिखाता हूँ ट्रेंड, रेगुलरली आता है। ऑपरेटिंग सेगमेंट अगेन एक छोटा टॉपिक है और इसमें से काफ़ी अरसे बाद एक सवाल आ गया है, इस दफ़ा आया है IFRS 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग, बहुत आसान। यानी ये वो स्टैंडर्ड है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दोबारा ये बात कहूँगा कि पूरे स्टैंडर्ड में, इस पूरे टॉपिक में कोई जर्नल एंट्री नहीं है, ये सिर्फ डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। एथिक्स जो कि आप में माशाल्लाह कूट कर भरे हुए हैं, ये एथिक्स भी रेगुलरली आता है, इस बार इसमें से भी सवाल नहीं आया। तो अगेन थ्रेटिकल चीज़ है ना, तो आपका दिल नहीं करता, पर बताता चलूँ ये भी हाई रिस्क है अब आपके लिए। तो अगेन उसी तरह से ICAP ने 10 नंबर के MCQs हर दफ़ा पूछे हुए हैं। तो ये जिस टॉपिक में ये एक MCQ 1 नंबर का, ठीक है, तो ये कोई भी 2 नंबर का MCQ इस अटैम्प्ट में नहीं आया, सब 1 नंबर के MCQ हर टॉपिक में से, इसमें ISTA में से 1 नंबर का आया, 3 नंबर का IFRS 15 से आया, क्योंकि इसका सवाल नहीं ना आया, तो थोड़ा सा MCQs में इसने फिर पूछ लिया। ठीक है, फिर IFRS 9 है, फिर IAS 20
1 में से 1 नंबर है, कंसोलिडेशन है, एसोसिएट है, एथिक्स का क्योंकि सवाल नहीं आया तो फिर 2 नंबर के, यानी कि छेड़ कहीं ना कहीं लेता ज़रूर है उस टॉपिक को, लेकिन बहरहाल एक्सपेक्टेड टॉपिक आया फर्स्ट होना, जैसे ये मिस हुआ इस दफ़ा। ओके, टॉपिक वाइज अगर आप देखें तो जैसे आपको अर्ज किया था, फाइनल अकाउंट्स में चैप्टर 10 और 11 इकट्ठे हैं, यानी कि कंपनीज एक्ट का डिस्क्लोजर फाइनल अकाउंट्स के हिसाब से ही हैं, तो वो दोनों टॉपिक्स इकट्ठे पढ़े जाते हैं और कंसोलिडेशन एसोसिएट इकट्ठा पढ़ा जाता है। और इनके सवाल अगर आप गौर फरमाएं तो आप देख रहे हैं ये सवाल कंबाइंड आ रहा है, इन दोनों टॉपिक का सवाल कंबाइंड आता है, अलग अलग नहीं होते। सिर्फ कंसोलिडेशन हो तो आप जब खत्म करते हैं टॉपिक आप कहते हैं सिर्फ कंसोलिडेशन हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं। वैसे तो एसोसिएट की प्रैक्टिस कर ले तो फिर एंड में प्रैक्टिस के बाद वो भी कोई मसला नहीं होता, ठीक है, लेकिन सवाल इनका इकट्ठा ही आता है। वो कंसोलिडेशन, सिर्फ कंसोलिडेशन के सवाल पुराने हैं, जब एसोसिएट यहाँ नहीं होता था तब की बात होगी। अब तो आपके सामने है ये क्या सूरत हाल है। अच्छा, अगर आप इसकी रूटीन देखें तो अब एक बड़ा सवाल ये कंसोलिडेशन से देता चला है रूटीन में, 18 18 18 18 18 20 17, और ये रूटीन पक्का ट्रेंड था जो कि अभी भी कायम है, लेकिन इस दफ़ा ना थोड़ी शरारत ये की थी, थोड़ा थ्रेटिकल टाइप पूछ लिया था, इसके अलावा वरना बिल्कुल एक तरह के सवाल होते हैं, जो तरतीब थी सवालों की सारी वही है। बहरहाल ये भी जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर ने पढ़ी होती हैं क्लासेस, मसला कोई नहीं था, कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। बहरहाल थोड़ा हट के सवाल थे पिछली अटैम्प्ट, जो पिछली अटैम्प्ट थी। खैर, सवाल दोनों का सेम आपको नज़र आ रहा है, 18 नंबर के आसपास, 18 से 20 कह सकते हैं ये टेस्ट करता है, और फाइनल अकाउंट का एक छोटा सवाल आता है। अब ये भी बड़ी समझने की बात है, सवाल आपको छोटे भी तैयार कराए जाते हैं, फाइनल अकाउंट में बड़े भी कराए जाते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे का वही जहन, अच्छा छोटा सवाल ही आता है, 7 नंबर 7 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, आके अपने कहा आ तेरे जिन करना। ये पिछली से पिछली टाइम में हुआ था, और आसान पर्चा था, सवाल भी आसान था, लेकिन जिन्होंने छोड़ा होगा यार ये 6-7 नंबर का था, छोड़ो 18 नंबर का, ठीक है, और फिर हदें पार करके अपनी ग्रेड की इस दफ़ा इसमें, ठीक है। असल में कुछ और टॉपिक्स को भी उसने यहाँ डाले ना, जैसे IS-38 की एडजस्टमेंट इस सवाल के अंदर पड़ी हुई थी, IS-41 की एडजस्टमेंट इस सवाल में पड़ी हुई थी, तो वो जस्टिफाई कर सकते हैं इसको कि हम ग्रिड से बाहर बेसिकली नहीं निकले, कुछ टॉपिक्स उठा के फाइनल अकाउंट में मिक्स किए थे, तो इस वजह से इसके मार्क्स ज़्यादा हो गए, तो वो मार्क्स जो है वो इधर से असल में एलोकेटेड हैं दूसरी ग्रेड से। बहरहाल आपके सामने है। खैर, इस दफ़ा फिर अपने जो है रूटीन पे वापस आ चुके हैं, लेकिन आपने ऐसा रिस्क नहीं लेना, ठीक है, जब तैयार सब करवाया जाए तो करना भी सब है आपने, ओके। अच्छा, उसके बाद दूसरी ग्रेड आपकी IS-38, काफ़ी रेगुलर आने वाला सवाल है, ठीक है, 2 अटैम्प्ट सिर्फ मिस हुआ है बीच में से, और बड़ा सवाल भी आता है, हम प्रैक्टिस में भी ये बड़े सवाल करेंगे, आपको रिसेंट पास में भी नज़र आएगा 3-4 अटैम्प्ट पहले, ठीक है, ध्यान इधर रखना है सबने, ठीक है। अच्छा, IFRS 9 काफ़ी रेगुलर है ये सवाल, आपके सामने ही है, ट्रेंड आप देख लें, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, एक अटैम्प्ट पहले मिस हुआ था, एक अब मिस हो गया, अगेन हाई रिस्क हो गया, अब इस बार नहीं होने लगा मिस, ठीक है। और IFRS 16 रेगुलर टॉपिक है, लीजेस का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो 15 नंबर 9 नंबर 17 बड़ा सवाल आए तो आप खुश होते हैं, बच्चे पासिंग मार्क्स आसानी से इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। बस मसला इसमें वही आना है, छोटी चीज़ें भूल जाएंगी, उसका हल आपको पहले ही बता दिया, बाकी ये तो आपको बताया है ना कि आपने ये करना है, उसके अलावा हमारे पास भी कुछ तावीज़ होते ही हैं, पता ही आपको, मौके की मुनासबत से दे दिए जाते हैं, कुछ सवाल छोड़ दिए जाते हैं, सवाल छोड़ दिए, आगे चल के ऐसे ही किसी दिन चलो जी आज ये सवाल कर लें, और वो ऐसे सवाल होते हैं कि वो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन होते हैं, वो फिर रिवाइज़ करा देते हैं, और कुछ नहीं तो फिर एंड पे दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं, लेकिन आपकी बका तो इसी में ही है कि आप खुद ये रिवीजन करते रहें। रिवीजन प्लान स्टार्ट में ही कोशिश करूँगा मैं कि पिछली अटैम्प्ट वाला जो बच्चों का था वो भेज दूँगा, ताकि इस दफ़ा वाला रिवीजन प्लान तो जब सेशन एंड होगा तब बनेगा ना, तो पिछली दफ़ा वाले रिवीजन प्लान में सिर्फ ये करना होगा आपने कि जो सवाल क्लास में हो गए, आपका रिवीजन का दिल कर रहा है उस टॉपिक को, सिर्फ वही सवाल निशान लगाओ, जो नहीं हुए वो नहीं करने, हो तो होंगे सेशन के दौरान होते हैं ना, जैसे मैं वो कह रहा हूँ कि सवालों को तोड़ दिया जाता है कि चलो यार फिर कभी करेंगे, ये भूल रहा होता है जब तो बंदा कर लेता है, तो जो सवाल हुए होंगे उनका निशान लगाओगे, रिवीजन करो, ठीक है। तो IFRS 16 रेगुलरली आता है, 15 9 17 8 8 10 10, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेंथी से बड़ा सवाल इसमें से इस दफ़ा आ जाए। अगेन लोअर साइड पे है ग्रेड में, 25 से 35 की ये ग्रेड है, और सिर्फ एक बार ये 31 तक गया, वरना 25 27, और इस दफ़ा इसमें तो थोड़ा सा कम ही रह गया था ये, ठीक है। और अगेन एक इम्पॉर्टेंट ग्रेड है जिसके अंदर आप अगर रेगुलरली अपीयर होता देखेंगे तो 1037 है, IFRS 15 है और IS 12 है, बाकी सब वही छोटे टॉपिक्स और कभी कभी आने वाले जो तब आते हैं जब आप छोड़ के जाते हैं
ये तब आते हैं जब, पक्की बात है, जब आप छोड़ के जाते हैं वो तब आते हैं, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जोटे वाले, वरना IAS 1037 रेगुलर रेगुलर और बड़े सवाल, फिर IFRS 15 और IAS 12, ठीक है। हाँ, इस दफ़ा IFRS 15 वाला सरप्राइज पहली बार मिला जब से ही IFRS 15 FAR 2 के अंदर आया है, ठीक है। देखिए IAS 1037 8 नंबर का आया, 21 के साथ मिक्स करके 8 नंबर का आ गया, फिर 9 मार्क्स, 13 मार्क्स, 15 मार्क्स, ये कुछ अरसे से ये चल रहा है, अब 10 से ऊपर चल रहा है, क्योंकि IAS 1037 वो टॉपिक है जो ICAP को मौका देता है कि वो बच्चे को फेल करे। अच्छा, अब ये कहोगे सर खुद ही आप कहते हैं ICAP फेल करना नहीं चाहता, बिल्कुल सही, मैं यही कहता हूँ ICAP फेल करना नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ICAP टेस्ट नहीं करना चाहता। ICAP विद इन इट्स बाउंड्रीज रहते हुए तो कोशिश करेगा मैं इन्हें फेल करूँ। असल में ना कुछ अरसे से ICAP की जो सबसे बड़ी टेंशन है ना, वो बच्चे की सिलेक्टिव स्टडी है, उसको डिस्करेज करना है। इसलिए जो टॉपिक कई अटेम्प्ट से नहीं टेस्ट हुआ करते थे, वो भी आप टेस्ट होते देख रहे हो आप पेपर्स के अंदर। ICAP ये चाहता है कि बच्चा इस काम से हट जाए, सिलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज किया जाए, ठीक है। ये जो चीज़ भी आप छोड़ते हो वो अक्सर सरप्राइज दे रही होती है आपको। कई साल से नहीं आया हुआ टॉपिक छोड़ दिया बच्चों ने, चलो यार कोई नहीं, आप क्लास में IFRS 8 चल रहा है, चलो यार चलते हैं यार, आज घूम फिर के आते हैं, कोई नहीं, मैं घर से हो आते हैं यार, एक हफ्ता ही तो है, क्या होगा, IFRS 8 में 8 नंबर का सवाल आ गया, पता ही कोई नहीं, चॉइस में छोड़ा हुआ था। चॉइस है हमारे से, हमारे पेपर में चॉइस है, चॉइस नहीं है भाई, ठीक है। तो बहरहाल ये IAS 1037 एक ऐसा टॉपिक है जो ICAP के पास है बच्चे को फेल करने के लिए। अच्छा, उसकी वजह क्या है? मुश्किल बहुत है ना। जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आप कहोगे यार ये क्या टॉपिक है जिसको आप कह रहे हो फेल करने के लिए ICAP के पास, इतना आसान। यही असल मसला है, क्योंकि आसान लगता है तो लिफ्ट नहीं कराते, और ज़्यादा ICAP इसमें टेस्ट करता है डिस्कस, वही कस के सवाल करता है, लिखने की आदत नहीं होती, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, समझ तो आ जाता है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या है सबको पता है, लेकिन सवाल में आ गया उसको समझना और उसको लिखना, इसकी प्रैक्टिस नहीं है, आप बैठे मुँह उठा के। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो सही से तैयार करो तो पास करवाता है, लेकिन ICAP के बच्चे इसमें, अगर आप उठाएंगे ना, अब अमेंड पे जाके जब वो देखेंगे ना कमेंट्स वगैरह, तो आप देखेंगे इसके अंदर आपकी पासिंग परसेंटेज कभी भी इतनी अच्छी नहीं हुई, ठीक है। बहरहाल एक रेगुलरली टेस्ट होने वाला सवाल है जिसको रिसेंट पास्ट के अंदर ICAP ने काफ़ी हाई प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, 10 से 15 नंबर का सवाल इसमें से आ रहा है, ठीक है। लगते 10-11 दिन है इसके ऊपर, सेकंड लास्ट नंबर पे हम ये टॉपिक करते हैं। फिर IAS 21, ये कभी एडजस्टमेंट पड़ जाती है किसी और सवाल के अंदर, जैसे IAS 12 में इसकी एडजस्टमेंट फिट हो सकती है, फाइनल अकाउंट में हो जाया करती है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1037 के साथ इसको मिक्स कर दिया, मिक्स्ड अचार आ जाता है इसका। पहले कभी सवाल जो है वो इसका आया भी हुआ होगा, लेकिन ऐसी ही कोई सोच अगर आप लेकर गए तो अगली अटैम्प्ट जब अगले बच्चों को मैं दिखा रहा हूँगा तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा 7-8 नंबर का, क्योंकि आप छोड़ के चले गए होंगे। छोड़ नहीं सकते वैसे भी, क्योंकि ये जगह जगह, असल में ना FAR 2 के अंदर वैसे भी आप कुछ नहीं छोड़ सकते। आपने IAS 21 छोड़ दिया, IAS 12 में जाके उसकी एडजस्टमेंट हर दूसरे तीसरे सवाल में आई पड़ी, आप सर पकड़ के बैठे हैं, यार मैं फॉरेन करेंसी कर ही लेता, ठीक है ना। तो वैसे ही माफ़ी मुश्किल, ठीक है। अच्छा, ये नहीं दिया था इनको पहले, अच्छा कोई बात, कोई गल नहीं पान, ठीक है। अच्छा इधर देखो अब तो, लेकिन IFRS 15 सबसे रेगुलर इस ग्रिड में चला आ रहा था, 7, 16, 9, 8, 8, 16। देखा ऐसे उस्ताद जी ये तो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ICAP ने कहा कोई नहीं, कभी कभी इधर से सरप्राइज देना चाहिए, ये इस बार नहीं देते हैं। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे हिसाब से इस दफ़ा वाले बच्चों के लिए, लेकिन बात ये है कि बच्चे ने शुक्र ही पड़े होने। ये थोड़ा टफ टॉपिक है, मुश्किल लगता है, एंड पे आता है, जोर बड़ा लगाते हैं इसीलिए, क्योंकि एंड पे आता है ना, इसका ये मतलब नहीं कि हम 2 दिन में करा देते हो, इसी वजह से इसको एंड पे आता है ना तो ज़रा ज़्यादा टाइम देते हैं। ये बच्चा इसको लिफ्ट नहीं कराएगा और इसमें टेस्ट होता है, तो खैर कोई बात नहीं, दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। और अब एक्सपेक्टेड क्या है, यहाँ से एक बड़ा सवाल बनेगा, ठीक है। तो खैर हमने इस चीज़ को नहीं, ये आपने नहीं सोचना, ये काम सोचना मेरा है, ठीक है। इसको मैं वो सोचूंगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं उस गैस को लगाऊं, उस गैस, ये गैस सिर्फ लग नहीं रहा होता। आपने कहा सर वो आपने गैस लगाया था 80% तकरीबन, वो मॉक भी उसी हिसाब से बनाया हुआ था। अगर किसी ने मॉक, किसने को तौफीक हुई थी मॉक देने की, मौत पड़ती है ना मॉक देते हुए, तो मौत पड़ती है ना। तो मॉक और ICAP का पेपर, क्योंकि उस्ताद मॉक बनाता है ना तो उसी जहन से बनाता है कि यार क्या लगता है, वो तुक्के होते हैं यार,
अंदाजे होते हैं जो 100% तो ठीक नहीं बैठते, लेकिन 70-80% वो यही होता है, वो ट्रेंड होता है। एग्जामिनर देखो ना, एग्जामिनर 3 साल तक नहीं बदलता। तो एग्जामिनर का मिजाज अब देखो ना, कितने टाइम, 1 साल गुजरा, 2 गुजरे, तीसरा हो गया, ठीक है, अब वो मिजाज समझना शुरू हो जाता है बंदा जो है वो एग्जामिनर का कुछ अरसे के अंदर कि अच्छा यार इसका मिजाज कुछ इस तरह का है, ये इस मिजाज का आदमी है, ये एग्जामिनर जो बैठा हुआ है आई कैप जो है इस वक्त इस मिजाज पे चल रहा है, ठीक है ना, तो अंदाजा होता है। अब तुक्का ही था, ठीक है, वो तुक्का लग गया, लेकिन क्या वो तुक्का सिर्फ जो होता है, जो गैस होता है, क्या वो सिर्फ गैस हो तो पास करा देता है, या वो जो चीज़ एक्सपेक्टेड होती है उसका अच्छा तैयार होना भी ज़रूरी है? अब ये जो अच्छा तैयार होना ज़रूरी होता है ना, ये बैक ऑफ पूरे सेशन के अंदर उस्ताद के बैक ऑफ द माइंड चूँकि वही चीज़ें चल रही होती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जहाँ पर किसी टॉपिक में उसको लगता है ना शक ज़्यादा है, तो पहले अगर उसने 15 सवाल कराए थे वहाँ 17 करा देगा। जहाँ उसको लगता है नहीं इसके चांस कम है, तो जहाँ 15 कराए थे वहाँ 13-14 करा देगा। ये नहीं होगा कभी कि उस्ताद किसी चीज़ को कवर नहीं कर रहा होगा, जहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे, ये उस्ताद की साइकी ऐसी होती है, उसने रिस्क कवर करना है, तो ये नहीं करना कि उसने टॉपिक के अंदर कुछ छोड़ देना है। थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा प्रैक्टिस कम कहीं पे कर देगा, कहीं पे ज़्यादा होगी, तो जो चीज़ एक्सपेक्टेड होती है वो उसकी प्रैक्टिस भी वो ज़्यादा हुई होती है सेशन के अंदर, तो फिर ही वो जाके फ़ायदा देती है, ठीक है। तो ये आपका सोचना, इसलिए मैं कह रहा हूँ काम नहीं है आपको, यहाँ पे हम खुद सोच लेंगे कि क्या ज़्यादा करना है क्या कम करना है, नहीं करने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो नहीं करना ना, ये मैं खुद को भी कहता हूँ बेटा हर रोज़, हर सेशन में, हर सब्जेक्ट में, कि जो नहीं करवाएगा ना वो आएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। ये मैं खुद को भी कहता हूँ, सिर्फ आपको नहीं कहता होता, मैं खुद को भी कहता हूँ, इसलिए मैं सब कुछ करवा के भेजूँगा आप, ठीक है, आपने कर लेना है प्लीज़, ठीक है। IFRS 8 नहीं आता था, बच्चों ने जब सोचना शुरू किया तो आ गया, फिर आएगा, हमने कहा चलो कोई मसला नहीं, बच्चों ने सोचना शुरू किया फिर आ गया, ठीक है। खैर, एथिक्स MCQs में पूछ रहा है, कुछ अटैम्प्ट से ये नहीं आया। अगेन आप वेटेज में देखें तो ये वेटेज के अंदर तकरीबन दरमियान में ही चल रहा है, इस वेटेज को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो इसमें हायर साइड पे चला जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और बहरहाल मिक्स सा ही एक अचार बनता है इसका भी, लेकिन पासिंग परसेंटेज इस पर्चे की ज़्यादा है। आप खुद देखेंगे आपको कोई चीज़ मुश्किल इंशाल्लाह इसमें नहीं लगेगी, ठीक है। बस आपने हिम्मत करके कोशिश करके ये इंश्योर करना है कि छुट्टी ना हो। होमवर्क कोशिश होगी घंटे से भी कम पे ही रहे। पूरे सेशन में अगर 1-2 दफ़ा ऐसा, 2-4 दफ़ा ऐसा हो जाता है पूरे सेशन में कि इससे ऊपर चला जाता है, तो उसकी एडवांस माफ़ी दे देना, इतना तो हो ही जाता है, गलती में ही कभी हो जाता है, वरना इसको कोशिश की जाएगी कि आपके जितने पेपर्स हैं वो सब पास हो ना। तो आप, मैं हर पेपर के लिए ये मशवरा आपको दे रहा होता हूँ, आपने जितने पर्चे रखे हुए हैं आपने उसको उसका हर एक का पर्चे का 1 घंटा सवा घंटा घर पे रोज़ाना देना है, रोज़ाना, ठीक है। तो आप 4 पेपर रखोगे 4 पास होंगे, 3 रखोगे 3 पास होंगे, 2 रखोगे तो यहाँ होने ही नहीं चाहिए, 2 तो सिर्फ उनके हों जिनके रह ही 2 गए हैं, वरना तो जायज़ ही नहीं है सिर्फ 2 पर्चे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, क्या ज़िंदगी के 20 साल मनसूबा लेके चल रहे हैं आप लोग, कम से कम 3 पर्चे, और 4 भी पास होते हैं, बंदों के ही होते हैं, ठीक है। बस वो मशरे से रख लिया करो, कुछ उस्ताद कोई 2-4-5 रेलेवेंट सवाल करते हैं आपको, और नॉर्मली उसमें जो है वो, मैं तो बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर तो आखिरी अटैम्प्ट है और 4 हैं तो कर लो। कुछ अभी एक बच्चा अभी क्लास से पहले मेरे पास आया, 6 पेपर उसके कैफ के रहते हैं, कहता है सर मैं सोच रहा हूँ इस दफ़ा मैंने ना सारी अटैम्प्ट ज़ाया कर दी है, पढ़ा ही नहीं मैंने, पेपर नहीं दिया, ये नहीं किया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 4 पेपर रख लूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ज़िंदगी में कभी 4, चलो मैंने वो बात नहीं की, बच्चा मेरा, मैंने उसको कहा कि यार 6 पेपर है ना, तुमने 4 पेपर, तुम रख लो 4 पेपर, पास भी हो गए, फिर कैफ हो गया? कहते नहीं। मैंने कहा फिर 3-3 कर लो ना, 3 करो और इस तरह से करो कि वो तीनों पास हो जाएंगे। और मैंने कहा अगर तुम्हारे आखिरी 4 होते तो मैं कहता ठीक है 2-4 सवाल और पूछता, कभी तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखता, उम्मीद लगती तो मैं कहता यार कर लो। तो किसी भी उस्ताद के पास जो पढ़ाता हो आपको, किसी के पास चले जाओ और जाके मशवरा कर लो, 4 भी रखो, 4 हो सकते हैं। मेरे जैसे नालायक बंदे के मैंने 4 एक बार दिए तो हो गए थे पास, हो जाते होते हैं। हुए ऐसे थे कि एक रह गया था, अगली बार मॉड्यूलर सिस्टम था ना, तो मॉड्यूल बी का एक पर्चा रह गया मेरा, रह जाता होता है, कोई नहीं, सीए के अंदर बड़े बड़े लोगों को चखना पड़ता है ये मज़ा आके, लेकिन उसकी ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि अगली बार उसकी कमी पूरी हो जाए। ये कोई बात नहीं है फिर कि अगली बार भी हो जाए, फिर तो फिर आपका ही कसूर है। तो वो रह गया, ठीक है रह गया, तो सी मॉड्यूल के साथ वो 3 पर्चे होते थे, बी का 1 मिलाया, 4 दिए, चारों पास हो गए। अब वो अगर मैं बच्चों को कहता होता हूँ, मैं मेरे जैसे कि अगर पास होते तो आपके भी हो सकते हैं, पर मशवरे से, किसी उस्ताद के मशवरे से करना है काम। एनीवेज, हर पर्चे के मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे से नीचे होमवर्क रहे आपका, ओके।
लेकिन आपने असूल क्या रखना है, क्लास वर्क वाला सवाल बगैर देखे जाके पहले करना है जो क्लास में किया, और फिर होमवर्क वाला सवाल। ठीक है, गॉट इट। चलें जी, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, अब ऑफिशियली आगाज़ करते हैं। अभी तो कर रहे थे हम गप ते शप, ठीक है, गप ते शप। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। आपको स्टैंडर्ड पढ़ाया गया IAS 16। IAS का मतलब पता है ना क्या होता है? IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पता है सर हमें। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से ये डील करता था, ऐसा ही है, ठीक है। और कौन सा स्टैंडर्ड आपने पढ़ा था फिक्स एसेट से रिलेटेड? एक इससे भी पहले आपने पढ़ा हुआ यार, मैं तो भूल ही गया उसको लिखना, IAS 2। ये आपने इंट्रो में पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ाया था आपको FAR 1 में, ठीक है ना। मैंने इसकी थोड़ी बहुत बार रिवीजन ऐसी हल्की फुल्की करा दी थी ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा, IAS 16 के बाद आपने कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा था जी? IAS 40 आपने पढ़ लिया, क्या था नाम इसका? अरे हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद और कौन सा आपने फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड आपने पढ़ा था? एसेट से रिलेटेड इम्पेयरमेंट IAS 36 है, हाँ वो तो इन एसिड्स की इम्पेयरमेंट है ना, ठीक है रहने दो। इनटेंजिबल अभी नहीं पढ़ा हुआ, आप पढ़ना है, ठीक है। अब मैं उनकी बात करता हूँ जो अब हम पढ़ेंगे FAR 2 के अंदर। जैसे आप पढ़ेंगे IAS 41, मेरा फेवरेट, अभी बता तो रहा था, एग्रीकल्चर, बल्कि इसको मैं यूँ लिख देता हूँ बायोलॉजिकल एसिड्स, ठीक है जी, बायोलॉजिकल एसिड्स। उसके बाद IFRS 9, फाइनेंशियल एसिड्स। फाइनेंशियल एसिड्स क्या होते हैं ज़ाहिर है टॉपिक में जाकर पढ़ेंगे, अभी थोड़ी पढ़ा सकता हूँ फाइनेंशियल एसिड्स। और IFRS 16, ये अभी लीज का स्टैंडर्ड था, लीज्ड एसेट जिसका नाम अब राइट ऑफ यूज़ रख दिया गया है, इसको राइट ऑफ यूज़ कहते हैं। ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। या सॉरी मैं भूल गया, वो IAS 38, बल्कि अभी लिख देते हैं ना, इसका टॉपिक का तो नाम आ गया ना, IAS 38 इंटैंजिबल एसेट्स, ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ वो स्टैंडर्ड्स लिखे हैं जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं, और यहाँ से आगे वो शुरू हो गए हैं जो हमने FAR 2 के अंदर पढ़ छोड़ने, जिनमें आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो IAS 38 है, इंटेंजिबल एसिड्स। हमने IAS 16 जो पढ़ा था टेंजिबल एसिड्स के लिए था, ऐसे एसिड जो आपको नज़र आते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब ये ना दिखने वाले एसिड्स का स्टैंडर्ड है, तो इसकी कहानी शुरू करते हैं। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं जी। एसिड की डेफिनेशन तो वही है ना, इंटेंजिबल एसिड कौन सा है वहां पे जाके बात मुख्तलिफ होगी। एसिड तो वो फ्रेमवर्क वाली डेफिनेशन है। एसिड कहते हैं कि ऐसे रिसोर्स को जो एंटिटी के कंट्रोल में हो, कंट्रोल में ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, नॉर्मली जो कि परचेज हुआ करता है और जिससे फ्यूचर में हमें क्या आना है, बेनिफिट, ठीक है। तो एसिड, इंटेंजिबल एसिड्स का स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ना, तो एसिड क्या है पहले तो ये देख लें। तो एसिड इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। ये कंट्रोल क्या होता है अखीर हो जानी IFRS 15 में जाके पता लगेगा कंट्रोल किसे कहते हैं, ठीक है। खैर चलें, जैसे आप लोग अपने ख्वाहिशात को, जज्बात को कंट्रोल करते हैं, रोज़े में भी किया और फिर उसके बाद जो कुर्बानी दे के क्लास में आए। चलो जो मजबूरी में घर चले गए हैं, वो जो सुन रहे हैं इस वक्त मुझे बैठ के, जिनके पोर्टल पे ये लेक्चर गया है, वो भी सुन रहे हैं, कम से कम सुन तो रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंट्रोल है आपका। ऐसे ही किसी, ये भी आपका भी एक रिसोर्स बनने जा रहा है। एसिड इज रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ये मैंने FAR 1 की क्लास में ना आज IAS 16 शुरू करना था, नाम तो नहीं लिखा IAS 16, लेकिन एसिड की डेफिनेशन पे पहुंच गया था। वहाँ ज़रा बातें ज़्यादा करनी पड़ी ना, आज मेरा गला खुश्क हो गया। ये मुश्किल क्लास होती है पहली, या हर वो क्लास जिसमें सिर्फ बोलना पड़े, मुश्किल होती है बड़ी। इस वक्त इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है जी, बोल बोल के ना। तो वो आप खुद सोचोगे, वो पहली बार आए हैं PRC से, तो उनके साथ कितना बोलना पड़ना। आपको तो आधी बातें वैसे ही पता है
हैं जी, बल्कि नहीं सारी ही पता हैं, बस कुछ चीज़ें वो कहते हैं ना ताकीद मजीद, तो मैंने ताकीद मजीद की है बस, ठीक है, और कुछ FAR 2 का बताया, ठीक है। तो वहाँ पे मैं सिर्फ एसिड की डेफिनेशन तक पहुँच पाया था, ठीक है। एसिड की डेफिनेशन मैंने बिल्कुल वही लिखी थी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई ज़ेर ज़बर दी गलती हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो एसिड इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट which is expected to give benefit in future. मतलब ये रिसोर्स हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा, इसकी हमें उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है इन फ्यूटूरे। अच्छा, अब बेनिफिट जो है ना जी, बेनिफिट ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहीं भूल ना जाना दोबारा, अगर कभी बात आए, सवालों के अंदर भी आ जाती है ये बात। बेनिफिट आपको कोई भी रिसोर्स, कोई भी एसेट दो तरह से फ़ायदा दे सकता है, या आपके रेवेन्यूज़ को बढ़ा दे या आपके एक्सपेंसेस को, कॉस्ट्स को कम कर दे, ठीक है। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू हो जाए या डिक्रीज इन कॉस्ट हो जाए, ठीक है जी। तो एसिड एक ऐसा रिसोर्स है, एसिड की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, ठीक है जी। एक ऐसा रिसोर्स है जो कि एंटिटी के कंट्रोल में है, और वजह है उसकी कोई पास्ट इवेंट, नॉर्मली परचेज, ठीक है, और फ्यूचर में वो बेनिफिट देगा। बेनिफिट कब देगा जी? इन फ्यूचर। हाँ, अब वो बेनिफिट किसी भी शक्ल में हो सकता है, आपके रेवेन्यूज़ को बढ़ा दे या आपकी कॉस्ट्स को कम कर दे, तो बेनिफिट ही है, ठीक है जी। ओके, अब ये एक डेफिनेशन आप यहाँ से अब घर पे पढ़िएगा, चलो मैं पढ़ा ही देता हूँ साथ साथ। आ रिसोर्स कंट्रोल बाय कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। नेक्स्ट थिंग इज, ये तो हो गया ना एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने पहली बात ये कर ली, ठीक है। दूसरी बात, अब एसिड तो हो गया, अभी हमारे स्टैंडर्ड का नाम तो है इंटेंजिबल एसिड। तो इंटेंजिबल किसे कहते हैं, इंटेंजिबल किसे कहते हैं? तो स्टैंडर्ड ने इसके बारे में बताया कि जी, लिख ला भाई, इंटेंजिबल एक ऐसा रिसोर्स है, ठीक है, जिसमें 3 खसूसियात पाई जाएं। ये स्टैंडर्ड ने कहा। हमने कहा जी कौन सी भाईजान? उसने कहा एक तो ये आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। हमने कहा ये क्या? उसने कहा थोड़ी देर में उस्ताद तुम्हें भी बताएगा, फिलहाल आगे चलो। हमने कहा अच्छा, आइडेंटिफिएबल हो। दूसरा, ये नॉन मॉनिटरी होना चाहिए। जैसे कि IS 16 में जो आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ा, क्या उसमें कैश आता था? क्या कैश PPE है? कैश एसेट तो है पर PPE नहीं है। ऐसे ही कैश एसेट तो है, इंटेंजिबल नहीं है, ठीक है। इंटेंजिबल होने के लिए वो तो मनी है ना, ये नॉन मॉनिटरी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो इसको IS 16 वाले टेंजिबल से मुमताज करती है, उर्दू आती है ना, ओके, तो जो उसको अलग करती है, उससे डिफ्रेंशिएट करती है उसको, वो है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। इसका कोई, यू कैन नॉट टच एन इंटेंजिबल, ठीक है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अच्छा, हाँ जी लिख लो यार। क्या मतलब? मतलब सॉफ्टवेयर की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? सॉफ्टवेयर को आप टच कर सकते हैं? अब कोई यहाँ से ये ना बोलना प्लीज़ कि सर CD के अंदर होता है, हम CD को टच नहीं कर लेते। तो CD इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर, बल्कि उसके अंदर मौजूद है एक लाइसेंस। आपको एक लाइसेंस दिया हुकूमत पाकिस्तान ने कि आप खेवड़ा में जो माइंस हैं उनमें से फ़लाँ जगह पे इतने एरिया की माइन के ऊपर आप माइनिंग कर सकते हैं अगले 5 साल तक। ये आपको लाइसेंस के ऊपर उन्होंने लिख कर दे दिया। अब ये लाइसेंस क्या है?
क्या है, एसेट है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। ये लाइसेंस आप पैसे देकर खरीदते हैं, हुकूमत को पैसे देकर ये लाइसेंस लिया आपने, तो ये एक रिसोर्स है आपके हाथों में, इससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। आप वहाँ से माइनिंग करेंगे, नमक निकालेंगे, उसको बेचेंगे, ठीक है। तो रिसोर्स तो ये है, क्या इसको आप कह सकते हैं कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस इसकी है? अब कोई ये कहे कि ये कागज़ है तो सही, ये कागज़ नहीं, इसके पीछे मौजूद जो राइट है ना, राइट टू माइन, वो है असल में इंटेंजिबल, ठीक है। इससे धोखा ना खा जाना, मैंने कहा डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ये ना आप कहो कि फिजिकल सब्सटेंस तो होता ही है सर, ये कैसी बात कर दी आपने, लाइसेंस फिजिकल टच कर नहीं सकते लाइसेंस को, और भाई ये लाइसेंस नहीं है, ये तो लाइसेंस, ये तो एक कागज़ का टुकड़ा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपको एक राइट टू माइन दिया गया, अगले 5 साल तक फलां जगह पे आप कानकुनी कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, तो वो राइट टू माइन जो है, माइंड नहीं, माइंड जो है वो क्या है, वो आपका इंटेंजिबल है। तो इंटेंजिबल का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, ठीक है। अब 3 खसूसियात होना ज़रूरी है। पहली चीज़ आइडेंटिफिएबल हो, दूसरा नॉन मॉनिटरी हो, तीसरा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अब एक सवाल पैदा होता है, फिजिकल सब्सटेंस का तो आपने बता दिया, नॉन मॉनिटरी भी आसान है, आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है? मैंने कहा जी स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आइडेंटिफिएबल, किसी को देखना है ना कि कोई चीज़ आइडेंटिफिएबल है या नहीं है, तो इन दो में से कोई एक खसूसियत अगर किसी चीज़ में पाई जाती हो तो वो कहलाएगी कि ये आइडेंटिफिएबल है। जैसे कि आइडेंटिफिएबल कब होगी एक चीज़? अगर वो सेपरेबल है, अगर वो भाई की आंखों पे लगी हुई, नाक पे लगी हुई है वैसे तो ऐनक, आंखों के सामने लगी हुई है, जो ऐनक है, ये ऐनक अगर ये बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, ठीक है। ये ऐनक उतारेंगे, ये सेपरेट हो जाएगी, इसको बेच देंगे। लेकिन जिस कान के ऊपर लगी है, क्या वो कान भी बेच सकते हैं? क्या वो सेपरेबल है? अच्छा, मेरी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर है, मेरे बिजनेस के अंदर मेरे पास एक यूज़ में एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर मैं अलग करके बेच सकता हूँ, तो वो सेपरेबल है, सेपरेबल है। और अगर मैं उसको अलग करके बिजनेस के साथ नहीं बेच सकता, बिजनेस से अलग करके नहीं बेच सकता, बल्कि पूरे बिजनेस को बेचना पड़ेगा, ठीक है। कान नहीं बेच सकते, पूरा भाई बेचना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा बिजनेस बेचना पड़ेगा, तब सॉफ्टवेयर बिक सकता है, तो फिर वो सेपरेबल नहीं है। तो पहली शर्त क्या है? आइडेंटिफिएबल हो। आइडेंटिफिएबल की एक निशानी क्या है? कि वो सेपरेट होकर बिक सके। जैसे मुझे ये लाइसेंस मिला, अगर ये लाइसेंस हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई हुई कि ये नॉन ट्रांसफरेबल भी होते हैं ना, अगर ये ट्रांसफरेबल है तो मैंने ये लाइसेंस जो है ये उस भाई को बेच दिया। अब ये लाइसेंस मुझसे अलग करके, मेरे बिजनेस अलग करके बेच दिया, ये बेचा जा सकता है, मेरा बिजनेस अलग चलता रहेगा, ये आज के बाद वो पैसे उससे ले लूँगा और ये उस जगह पर जाकर माइनिंग करेंगे, भाई अब मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो एक पहली निशानी इंटेंजिबल की क्या है कि ये सेपरेट आइडेंटिफिएबल हो। आइडेंटिफिएबल होने की एक निशानी क्या है? वो सेपरेबल हो। अच्छा, दूसरी निशानी, वो सेपरेबल नहीं भी है, ठीक है। इस पे ना बच्चे बहस कर लेते हैं, इस जो मैंने लाइसेंस वाली बात की ना, तो मैंने तो राइट की बात की है, ठीक है। मैंने क्या कहा जी? राइट है। बच्चे ये कह सकते हैं ना कि जी ये तो आप कागज़ का टुकड़ा दे रहे हैं, तो भाई मैंने कहा नहीं है, मैंने असल में बेसिकली इसके पीछे छुपे हुए राइट को दिया था। तो अगर वो सेपरेबल आपको नहीं भी लग रहा, लेकिन वो लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। लीगल राइट, ये जो लाइसेंस है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या होता है कि मैंने मिसाल के तौर पे किसी एक बंदे का डिज़ाइन था, जूतों का एक ख़ास डिज़ाइन है, ठीक है जी, और वो डिज़ाइन इन मेरे दोस्त ने वो रजिस्टर करवाया हुआ डिज़ाइन, तो मैंने वो कहा यार ये डिज़ाइन के जूते ना अगले 3 साल के लिए मुझे बनाने दो, कितने पैसे चाहिए? तो उसने कहा जी इतने पैसों के अंदर ये डिज़ाइन खरीदो, मुझसे खरीद लिया। अब ये क्या है? ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, उसने हमें राइट दिया है टू मैन्युफैक्चर इस तरह के शूज़, ठीक है, इस स्पेसिफिक डिज़ाइन के शूज़। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक आइडेंटिफिएबल रिसोर्स है, ठीक है। ये शायद सेपरेबल तो नहीं है, शायद उससे सेपरेबल तो नहीं था, लेकिन उसने हमें राइट दे दिया। यूँ कह सकते हैं ना, बहस कर सकता था कोई बंदा कि जी सेपरेबल तो नहीं है, वो मतलब ये कि हुकूमत के पास जो पहाड़ है, पहाड़ थोड़ी उठा के आप ले जाओगे, उसके अंदर से आप नमक ही निकाल रहे हो मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो भाई उसके अंदर मसला क्या है? उसके अंदर जो है वो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर की तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन वो एक राइट टू माइन तो है ना, लीगल राइट या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट अगर हो
तो अगर लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है तो उसके लिए सेपरेबल होना भी ज़रूरी नहीं है। टू बी आइडेंटिफिएबल ये काफ़ी है कि वो लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी डेफिनेशन है आपके मोहतरम जनाब इंटेंजिबल साहब की। ठीक है जी। ओके, तो इंटेंजिबल क्या है? इंटेंजिबल एक ऐसा रिसोर्स है जो आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो। नॉन मॉनिटरी होना ज़रूरी है। ठीक है, आप एसी जो है, एसी, इसको आप कभी भी मॉनिटरी एसेट नहीं कह सकते। ये हम ना चीज़ें दो जगह पढ़ेंगे। ये वाली मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी आइटम की जो डिस्कशन है ये हमारे दो टॉपिक्स में आनी है, बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। एक IS 21 जो फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड है, और एक IFRS 9 जो फाइनेंशियल एसेट, जहाँ पे लिखा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो स्टैंडर्ड है, वहाँ पे जाके ये बड़ी शिद्दत से बात होगी मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी। यहाँ पर सिर्फ सादा बात करता चलूँ तो आपका जो फैक्ट्री में या आपके जो सेल शोरूम में या आपकी जो दुकान के अंदर लगा हुआ एसी है वो मॉनिटरी आइटम नहीं है। ठीक है, उसको आप मॉनिटरी आइटम नहीं कहेंगे, वो तो PPE है। ठीक है, हाँ, अगर आपने उसको बेचा और बेच के आपको कैश मिल गया, दराज में पड़ा हुआ कैश, वो मॉनिटरी आइटम है। या आपने उसको बेचा, इवन उधार पे बेचा, तो अब वो क्या है, राइट टू रिसीव कैश बन गया ना, तो वो भी मॉनिटरी बन जाएगा। तो ये बात अभी बहुत अर्ली हो जाएगी। फिलहाल बस इतनी सी बात कि PPE या इंटेंजिबल या IS 40 का बायोलॉजिकल एसिड, ये सब के सब आपके एसिड्स तो हैं, लेकिन ये मॉनिटरी आइटम्स नहीं है, मॉनिटरी एसिड्स नहीं है, ये नॉन मॉनिटरी आइटम्स हैं। हाँ, अगर इनको आप बेचें और बेचकर पैसे आ जाएं या पैसे आए बल हों, आए बल समझते हैं, रिसीवेबल, पैसे आए बल हों या पैसे आ गए हों, तो अब ये मॉनिटरी आइटम है। मनी इज मनी खुद तो मॉनिटरी आइटम है ही है ना। फिर मॉनिटरी आइटम की डेफिनेशन ये है मनी रिसीवेबल या मनी पेएबल, मॉनिटरी आइटम। ठीक है, तो फिलहाल हम रिसीवेबल की बात अगर करें तो ये इंटेंजिबल कभी भी मॉनिटरी आइटम नहीं होता। हाँ, अगर इसको आप बेचें और पैसे आ गए हैं या पैसे आए नहीं हैं, रिसीवेबल बन गया है, तो ये मॉनिटरी आइटम होता है। गॉट इट? तो इंटेंजिबल की निशानी क्या है? इंटेंजिबल डेफिनेशन क्या बताई स्टैंडर्ड ने कि आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है जी। ओके भाई, कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? कर लें, पार्ट 2 स्टार्ट।